Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic hypothecation and pledge. तो पहले बात करते हैं hypothecation की। तो hypothecation में अगर आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो, बैंक आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करता है, यानी कि आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आपकी कार है, आप इधर से उधर मूव कर सकते हो। अगर आप लोन लेते हो तो वो जो नेचर ऑफ चार्ज है उसे हाइपोथिकेशन बोला जाता है। इसमें जो पोजेशन होती है ना मूवेबल प्रॉपर्टी की वो बोरवर के पास ही रहती है। प्लेज में क्या होता है? प्लेज में तो क्रेडिटर यानी कि बैंक के पास पोजेशन चली जाती है, लेकिन हाइपोथिकेशन में जो पोजेशन है, ओनरशिप है, वो बोरवर के पास ही रहती है। ये जो फैसिलिटी होती है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल वाले लोग होते हैं, जो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड कंपनीज, उन्हें ही ऑफर की जाती है, क्योंकि इसमें रिस्क बैंक के लिए ज्यादा है, बिकॉज पोजीशन बोरवर के पास ही रहने वाली है। तो जब भी हाइपोथिकेशन के थ्रू सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो वो सरसी के पास रजिस्टर होता है, एंड रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास भी वो रजिस्टर होता है अगर कंपनीज ने हाइपोथिकेशन किए हैं अपने एसेट्स, और इन्हें पब्लिक नोटिस के तौर पे देखा जाता है। कौन से गुड्स का हाइपोथिकेशन ज्यादा होता है? जो वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, जो अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं, फैक्ट्री वाले गुड्स हैं जिनको कांस्टेंट हैंडलिंग की जरूरत है। कोई ऐसे गुड्स हैं जो रेगुलरली सोल्ड आउट होते रहते हैं, सेल होते रहते हैं, तो ऐसे गुड्स के लिए हाइपोथिकेशन यूज होती है। अब हाइपोथिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। गुड्स एक तो पोजेशन रहते हैं बोरवर की में, तो फ्रॉड का रिस्क हो सकता है, कंट्रोल नहीं रहता गुड्स के ऊपर क्योंकि बैंक के पास तो है ही नहीं है गुड्स। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बोरोवर है वो सेम स्टॉक को मल्टीपल क्रेडिटर्स के पास हाइपोथिकेट कर दे, कि सेम स्टॉक को अलग अलग बैंक्स के पास जो है हाइपोथिकेट कर दे, जिससे रिस्क क्रिएट हो सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है, और कई बार इनका रियलाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स मे बी प्रोलॉन्ग्ड और मे इन्वॉल्व लो वैल्यू स्टॉक्स। लो वैल्यू स्टॉक्स हैं, गुड सेल नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। एंड अगर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया है एंड कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड, इट मे बी डीम्ड इनवैलिड। अगर किसी कंपनी ने आपसे लोन लिया और अपने गुड्स को अंडर फ्लोटिंग चार्ज आपके पास हाइपोथिकेट कर दिया, फ्लोटिंग चार्ज में जब एक्चुअली डिफॉल्ट होगा तभी वो एक फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपने चार्ज को रजिस्टर ही नहीं किया, जो गुड्स पे जो चार्ज क्रिएट किया था, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो चार्ज कई बार इनवैलिड भी हो सकता है। तो जब भी हाइपोथिकेशन करना है तो कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, जैसे कि लिमिट बोरोइंग्स टू वन बैंक, borrower should provide written undertakings, and hypothecated goods should be visibly marked, कि एक तो रिटर्न अंडरटेकिंग हो और विजिबली मार्क्ड होनी चाहिए कि ये गुड्स ऑलरेडी हाइपोथिकेटेड हैं। एंड जो चार्ज क्रिएट होता है हाइपोथिकेशन का उसे रजिस्टर करवाना जरूरी है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास 30 to 60 डेज में। एंड जो बोरोवर है उससे आप रेगुलरली, जो बैंक है, स्टॉक के डिक्लेरेशंस मंगवाता रहे, ताकि करेक्टनेस इंश्योर होता रहे कि जो इसने हमें शो किया है कि ये हाइपोथिकेट कर रहा है, क्या इसके पास वो स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। और एक बनता है डीड ऑफ हाइपोथिकेशन। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट होता है जो लेंडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेज होते हैं अबाउट द लोन रिक्वेस्ट, गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, इंश्योरेंस का क्या रिक्वायरमेंट है, बैंक का राइट होगा गुड्स को इंस्पेक्ट करने का। तो बैंक को ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस का, कि जो हाइपोथिकेटेड गुड्स होते हैं उनका इंश्योरेंस होना जरूरी है, और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी है, वो हमेशा मेंटेन्ड रहे। एंड borrower जो बैंक है कैन कॉल अपॉन द borrower टू पे एनी आउटस्टैंडिंग लोन विद द राइट टू सेल द गुड्स इफ नेसेसरी, कि बैंक जो है borrower को बोल सकता है कि आप पेमेंट करो, और अगर borrower पेमेंट नहीं कर सकता तो बैंक के पास राइट हो गुड्स को सेल करने का। ठीक है। द हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट इज अ कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी फॉर द लोन इवन इफ द कैश क्रेडिट अमाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। इवन अगर कैश क्रेडिट जो है बैलेंस अभी उसमें पैसा पड़ा है तो भी एक कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी की तरह काम करेगा, जो आपका गुड्स है कि वो सिक्योरिटी के तौर पे रहेंगे ही बैंक के पास। ओके। तो हाइपोथिकेशन जो है वो सिर्फ अच्छे जिनका क्रेडिट वर्दीनेस होता है उन्हें ही ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है हाइपोथिकेशन की, और स्टॉक्स को रेगुलरली चेक करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके। उसके बाद बात करते हैं प्लेज की। प्लेज में भी गुड्स की बेलमेंट होती है, आप गुड्स किसके पास रखते हो। प्लेज कैसे डिफरेंट है? प्लेज में भी मूवेबल प्रॉपर्टी ही इन्वॉल्व होती है। देखो, मॉर्टगेज में इमूवेबल, प्लेज और हाइपोथिकेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे आप जो पोजेशन ऑफ गुड्स होते हैं आप लेंडर यानी कि बैंक को दे देते हो,
जब आप लोन का पैसा वापस कर दोगे, बैंक आपके जो गुड्स हैं आपको वापस कर देगा। ओके, तो जो गुड्स को गिरवी रख रहा है वो पॉनर है, और जिसके पास गुड्स गिरवी रखे जा रहे हैं वो पॉनी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये कवर होता है। और एक्चुअली भी आप डिलीवर कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। तो डिलीवरी करने के क्या क्या मोड्स होते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंगली? देखो, अब कई बार मुश्किल होता है कि बैंक सारा सामान अपने पास फिजिकली प्रेमाइसेस में ना रख पाए, तो जिस गोडाउन में सामान रखा हुआ है उसकी कीज बैंक को दे दी जाए तो भी माना जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो गए। या बाय अटॉनमेंट, कई बार गुड्स पब्लिक वेयर हाउस में पड़े होते हैं, वहां का जो वेयर हाउस मैन है वो एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा बैंक को यानी कि पॉनी को कि ये गुड्स जो हैं ये हमने आपके बिहाफ पे अपने पास रखे हुए हैं। या बोरवर जो गुड्स के टाइटल है, डॉक्यूमेंट है, रेलवे रिसीट है, बिल ऑफ लेडिंग है, वेयर हाउस रिसीट्स है, ऐसे डॉक्यूमेंट बैंक को दे दे तो भी माना जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी हो गई है। ओके। और जो अग्रीमेंट ऑफ प्लेज होता है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है अपने नेचर में। आप फ्यूचर गुड्स के लिए प्लेज नहीं कर सकते हो कि फ्यूचर में गुड्स बनेंगे उनको प्लेज कर दिया जाएगा, अभी आप हमें लोन दे दो, नहीं। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल गुड्स होने चाहिए जिनके अगेंस्ट प्लेज में आपको लोन मिलता है। अगर प्लेज लॉस्ट हो गया तो पोजेशन, अगर पोजेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट हो गया तो प्लेज भी लॉस्ट माना जाएगा आपका, कि प्लेज भी खत्म। कई बार क्या होता है, पौनी बोलता है कि देखो, आपके मैं गुड्स जो मेरे पास पड़े हैं मैं रिलीज कर देता हूँ आपको जरूरत है तो, लेकिन आप मुझे एक लेटर ऑफ ट्रस्ट दे दो जिसे हम ट्रस्ट रिसीट बोलते हैं। उससे ये माना जाता है कि चाहे गुड्स जो हैं वो बोरवर अपने पास ले जाएगा, फिजिकली रखेगा, लेकिन माना जाएगा कि गुड्स बैंक की ही पोजेशन में है। कल अगर मान लो बोरवर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसकी एसेट्स से पैसा रिकवर करने के लिए ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर को असाइन कर दिया जाता है, उस केस में भी जिन गुड्स के अगेंस्ट बैंक ने ट्रस्ट रिसीट ले रखी है उन गुड्स पे बैंक का ही हक रहेगा। ऑफिशियल रिसीवर या कोई लिक्विडेटर आके उन गुड्स पे अपना हक नहीं रख सकता, उन्हें नहीं सेल कर सकता। जो पॉनी होता है उसके कुछ राइट्स होते हैं, यानी कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, राइट ऑफ रिटेनर। वो गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक उसका पैसा उसे वापस ना मिल जाए बैंक को। उसके बाद बैंक का राइट होता है कि जो भी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं सामान को रखने के लिए, जो भी गुड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, वो भी बोरवर ही देगा। अगर बैंक को बाय चांस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करना पड़ता है, अबव नॉर्मल खर्चा करना पड़ता है, उसका क्लेम वो बोरवर से अगर लेना चाहता है, बोरवर नहीं पे करता, तो बैंक कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है कि इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं पे किए। लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए गुड्स को रिटेन नहीं किया जाता। अगर कस्टमर ने लोन चुका दिया, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस चुका दिए, तो गुड्स बैंक को रिलीज करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए रिटेन नहीं किया जा सकता गुड्स को। और जिस डेट के लिए लोन लिया गया है, अगर वो डेट चुका दी गई है तो बैंक को सामान वापस करना पड़ेगा। बैंक ये नहीं बोल सकता कि कोई सेपरेट लोन है वो भी चुकाओ फिर मैं आपका पैसा वापस करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर राइट्स अगेन थर्ड पार्टी की अगर बात करें, देखो, बैंक का स्पेशल इंटरेस्ट होता है जो गुड्स होते हैं जो गिरवी रखे जाते हैं। ओनरशिप और जो जनरल इंटरेस्ट है वो तो ऑब्वियसली ओनर का ही रहता है। अगर मान लो गुड्स को कोई हार्म करे, चोरी करे, तो केस बैंक भी कर सकता है। कस्टमर जो बोरोवर है जिसके गुड्स ओरिजिनली हैं वो भी केस कर सकता है, बैंक और कस्टमर मिलके भी केस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही इंटरेस्ट है गुड्स में, तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन दोनों ही ले सकते हैं। अगर पॉनर डिफॉल्ट कर देता है लोन में, तो बैंक के पास राइट है कि वो नोटिस भेजेगा कि देखो आपने पेमेंट नहीं किया, नोटिस भेजने के बावजूद, तो हम इसे सेल करने वाले हैं प्राइवेट ऑक्शन में, प्राइवेट सेल में या ऑक्शन करके इसे हम सेल कर देंगे। बिना नोटिस के अगर बैंक सेल कर देता है तो कस्टमर के लॉस की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है, तो नोटिस देना जरूरी है। आफ्टर सेल क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा पैसे बच गए तो वापस कर दो बोरवर को, अगर कम पड़ गए पैसे तो कम पैसे भी जो बचे हैं अभी भी पे करने वाले लोन के, वो भी फिर बोरवर से रिकवर किए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, एग्जाम से जस्ट पहले क्रैश कोर्स भी अवेलेबल होगा, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी हमारे यूट्यूब सेशंस हैं उनके जो पीडीएफ्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड प्लेज? प्लेज क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं, डिलीवरी ऑफ पोजेशन चाहिए होता है, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी कंपलसरी नहीं होता, गारंटी नहीं, डिलीवरी ऑफ पोजेशन कंपलसरी होता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पॉनीज राइट? पॉनी कौन है? बैंक है। पॉनी कैन क्लेम ओनरशिप? नो। पॉनी हैज नो राइट्स? ऐसा भी नहीं है।
पॉनी का स्पेशल इंटरेस्ट होता है और जनरल जो प्रॉपर्टी है, जनरल जो राइट है वो पॉनर का ही रहता है, कि ओनर तो पॉनर ही है ना, बैंक का तो सिर्फ स्पेशल इंटरेस्ट है लोन के रिलेटेड। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है द पॉनी हैज द राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स फॉर, किस पर्पस के लिए पॉनी गुड्स को रिटेन करता है? ओरिजिनल डेट के लिए, यस, लेकिन क्या सिर्फ ओरिजिनल डेट के लिए? डेट एंड इंटरेस्ट एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, तो जो नेसेसरी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं उनके लिए रिटेन किया जा सकता है गुड्स को, अनरिलेटेड डेट के लिए नहीं किया जा सकता, विदाउट एनी कंडीशन नहीं किया जा सकता। तो अगर मैंने बैंक के पास गोल्ड रखा है तो उसके अगेंस्ट मैंने लोन लिया, तो गोल्ड लोन प्लस गोल्ड को मेंटेन करने का जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसके लिए बैंक मेरे गोल्ड को रिटेन कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं कर सकता। अगला है इन हाइपोथिकेशन द बोरोवर रिटेन, हाइपोथिकेशन में बोरोवर क्या रखता है अपने पास? ओनरशिप नॉट पोजेशन, गलत, ओनरशिप भी बोरोवर के पास रहती है, पोजेशन भी बोरोवर के पास रहती है, तभी तो हाइपोथिकेशन सिर्फ अच्छे जो हाई क्रेडिट रेटिंग वाले कस्टमर्स होते हैं, हाई क्वालिटी कस्टमर्स होते हैं, उन्हें ही प्रोवाइड किया जाता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिस्क फॉर द क्रेडिटर इन हाइपोथिकेशन, क्रेडिटर पे क्या रिस्क होता है कि वो रीहाइपोथिकेट कर देगा, यही ये रिस्क होता है। द क्रेडिटर हैज द फुल कंट्रोल ओवर द गुड्स, कि क्रेडिटर का फुल कंट्रोल होता है, बोरवर ओनरशिप लूज कर देता है, क्रेडिटर कैन सेल द गुड विदाउट बोरवर्स कंसेंट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।